सोच है, उस सोच तक हर आदमी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हमारी माताओं के, हमारी बहनों के, हमारी बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा गया था। कोई कपल ऐसा था कि जिसकी 2-4 दिन पहले शादी हुई थी और वो वहाँ घूमने गए थे, उनके पति को मार दिया गया, उनके सामने उनका सुहाग मिटा दिया गया। तो मोदी जी ने उस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। हमें गर्व है और हम इस बात पर गौरवान्वित होते हैं कि आज हमें माननीय नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री इस देश को मिले। माननीय नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल में इस देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। पता है क्यों है? उसका रीजन है कि यहाँ ग्रेटर नोएडा के अंदर जो महिला शक्ति है उसको हम आगे लेके आना चाहते हैं, जिसके लिए सभी को स्वागत किया गया है श्री अभिषेक शर्मा जी के द्वारा। और यहाँ पर आपकी न्यायालय है उसके अंदर भी महिला सेवा आयोग की अध्यक्षा या वहाँ के मेंबर बैठते हैं। तो आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप मिल सकते हैं। 2-4 लाइन होंगी, उसके बाद बस मैं अभिषेक शर्मा जी को बुला लूँ मंच पर। वो लोग क्या समझेंगे दर्द हमारा, वो लोग क्या समझेंगे दर्द हमारा, जो ना बन सके बांग्लादेशी बंगाली हिंदू नारी का सहारा, जो ना बन सके बांग्लादेशी बंगाली हिंदू का नारी का सहारा, जिन्हें ना घर से निकलने की फुर्सत है, जिन्हें ना घर से निकलने की फुर्सत है, उन्हें तो बस टीवी चैनलों से ही राहत है, जिन्हें बस खुद की परेशानियों ने ही जकड़ा है, जिन्हें बस खुद की परेशानियों ने ही जकड़ा है और उन्होंने अपनी सोच की उड़ान को खुद ही जकड़ा है, उन्होंने अपनी सोच की उड़ान को खुद ही जकड़ा है। वो कैसे चाहेंगी बदलाव की बातें, वो कैसे चाहेंगी बदलाव की बातें, जिसने जीवन को जैसा है ठीक है मान लिया है, यही सौगात स्वीकारा है। न कोई आग है मन में, न कोई आग है मन में, न कोई लपट रखे हैं तन में, न कोई आग है मन में, न कोई लपट रखे हैं तन में। पर आज जरूरत है एक लौ जलाने की, पर आज जरूरत है एक लौ जलाने की, खुद से सवाल पूछने की, खुद की आवाज उठाने की, खुद से सवाल पूछने की, खुद से आवाज उठाने की। क्या हम जिंदा हैं या बस जी रहे हैं? क्या हम बेबस हैं या बस कह रहे हैं? क्या हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं या आजाद हैं? या हम धमकी पाल रहे हैं? क्या हम हैं या भीड़ में से परछाई हैं? कब तक यूं सहेंगे हम, कब तक यूं जलेंगे हम? हर दिन कोई बहन कुचली जाती है, हर दिन कोई बेटी जलती जाती है। कब तक इज्जत के नाम पर दहशत ओढ़े जाएंगे? कब तक चौखट के अंदर ही अपने सपनों को कुचले जाएंगे? अब और आवाज उठेगी हमारी, सब और आवाज उठेगी हमारी, गूंजेगी सड़कों पर अब किलकारी। अब चूल्हे से तेज चलेंगे इरादे हमारे, अब चूल्हे से तेज चलेंगे इरादे हमारे। अब सीमाओं से बढ़ जाएंगे वादे हमारे, अब सीमाओं से बढ़ जाएंगे वादे हमारे। ना मजहब ना मर्यादा की जंजीरें अब होंगी, ना मजहब ना मर्यादा की जंजीरें अब होंगी। हम लिखेंगे अपनी कहानी कलम से, हक लेंगे हम अपने ही हौसलों से। तू कौन है जो मेरी आवाज दबाएगा, तू कौन है जो मेरी आवाज दबाएगा? मैं वो आग हूँ जो राख से भी उठाएगा, मैं वो आग हूँ जो राख से भी उठाएगा। मैं वो औरत नहीं, मैं वो औरत नहीं जो चुप रहकर सह जाऊं, मैं वो औरत नहीं जो चुप रहकर सह जाऊं। मैं वो सवाल हूँ, मैं वो सवाल हूँ जो हर दरवाजा खटखटाएगा। आओ हम सब एक चिंगारी बन जाएं, आओ हम सब एक चिंगारी बन जाए, खुद जलकर भी इस देश को रोशन कर जाए। आओ हम सब मिलकर एक चिंगारी बन जाए, खुद जलकर भी इस देश को रोशन कर जाए। हमारे ग्रेटर नोएडा मंडल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अतुल तिवारी जी, हमारे नोएडा डिग्री कॉलेज की प्राचार्य रही आदरणीय मधु शर्मा जी, हमारे बड़ी बहन के रूप में काम कर रही हैं, एडवोकेट हैं आप आदरणीय मनी मित्तल जी, आदरणीय गुमलेश प्रधान जी, हमारे ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष आदरणीय सुरेश खपरी जी और मेरे चाचा जी जिनका मुझका हमेशा आशीर्वाद रहता है और पूर्व में डीजीसी रहे हैं आदरणीय देवीश्वर शर्मा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व में जिले के मंत्री रहे आदरणीय वीरेंद्र भारती जी, हमारे भाजपा के ही नेता आदरणीय ओंकार भारती जी और IAS अकेडमी की संचालिका
आदरणीय डॉक्टर आरती शर्मा जी, आदरणीय रूपा गुप्ता जी, उपस्थित मातृशक्ति, मेरे प्यारे सम्मानित साथियों और प्यारे छात्र छात्राओं, मैंने आरती जी से निवेदन किया था एक अच्छा सा कार्यक्रम, एक गेट टुगेदर रखे, इन्होंने कार्यक्रम आयोजित कर दिया, इन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित किया। और इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित समय समय पर होते भी रहने चाहिए, जिससे हमारे छात्र छात्राओं को भी, हमारे मित्रों को भी, मातृशक्ति को भी पता लगे कि देश में क्या गतिविधियाँ चल रही हैं। इस प्रकार के छोटे छोटे कार्यक्रम ऐसे हम लोगों को आयोजित भी करते हैं। अभी हमने देखा कि किस प्रकार से पहलगांव में आतंकवादी घटना घटी, बड़ी ही दुर्दांत घटना थी। उसको लेकर आज पंचायत अकेडमी ने ये दोस्ती रखी है, मैं उनको भी बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया कि ऐसे लोगों को जो उन्होंने घटना घटित की है उनको उन्हीं की वाणी में, उन्हीं की आवाज़ में उनको जवाब दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 22 तारीख को घटना हुई, जिस दिन भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो 22 मिनट में, क्योंकि 22 तारीख की घटना थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि 22 मिनट में ही उनके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना है। तो 22 मिनट में पाकिस्तान के 9 बड़े आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने का काम भारतीय सेना ने किया। मैं भारतीय सेना को बहुत नमन करता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। इस प्रकार से उस ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया उसको। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच को भी मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने उस घटना को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो इसी प्रकार के नतीजे सामने आते हैं कि पाकिस्तान में उनके घर में घुसे मानने का काम भारतीय सेना करती है। मैं ये आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच को भी बहुत सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने, जब हमने देखा कि पहले कांग्रेस सरकार ने उसको बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आतंकवादियों को उनकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए सेना को मैं खुली छूट देता हूँ, और समय भी सेना तय करेगी और तरीका भी सेना तय करेगी। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मनोबल को दर्शाता है कि उन्होंने किस प्रकार से भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया और उनको और ताकत देने का काम किया। मैं उनको भी बहुत सलाम करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय सेना ने जिस प्रकार से पाकिस्तान में जाकर भारत माता की जय का उद्घोष किया है, ये हर उस देश के भारत माता का सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये उनके मान मर्यादा को बढ़ाने का संकल्प है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे देश में जिस प्रकार से तिरंगे का सम्मान किया जाता है, तिरंगे को पाकिस्तान के गढ़ में जाकर गाड़ा जाता है और तिरंगे का वहाँ सम्मान भारतीय सेना ने बढ़ाने का काम किया है। ये भारतीय तिरंगा मात्र एक ध्वज नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों को एक सूत्र में पिरोने का गौरव भी है। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सलाम करता हूँ। सभी आदरणीय मेरी छोटी बहनें, बड़ी और यहाँ के बहुत जागरूक विद्यार्थी, मैं आज के दिन सभी को इसलिए शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सभी लोग उपस्थित हैं और ये उपस्थिति कभी कभी हमको भावुक भी बना देती है, कभी कभी हमें संवेदनशील बना देती है, क्योंकि मैं एक मानव है और मानव होने के नाते ये जो हम देख रहे हैं कि बोर्ड पर ऑपरेशन सिंदूर, तो जब ये क्षण और ये पल जब याद करते हैं तो मन बहुत व्याकुल और बेचैन हो जाता है। और जब मन में व्याकुलता और बेचैनी होती है तो फिर आज हम जिस उन्मुक्त वातावरण में सांस ले रहे हैं और बहुत एक आशावादी जो दृष्टिकोण है, जो संबल है हमारे जीने का,
वो आशावादी दृष्टिकोण और जीने का संबल, ये हमारी जो सीमा पर तैनात हमारी जो सेना है, उस सेना से आता है। और उन सैनिकों का जो बलिदान होता है, जो उनका त्याग होता है और वो शहीद होते हैं इस देश के लिए, उनके लिए कोई भी शब्द नहीं है, सिर्फ हम उनको याद कर सकते हैं। और जब कभी हम उनको याद करते हैं तो मन इतना गदगद हो जाता है। मुझे आज कुछ तो पंक्ति अभी तुरंत याद आई कि मन के आंगन में सुनकी गिरी बदलियां, मन के आंगन में सुनकी गिरी बदलियां, याद आए मिटे जो वतन के लिए। मन के आंगन में सुनकी गिरी बदलियां, याद आए मिटे जो वतन के लिए। आज गुलशन में रौनक उन्हीं से तो है जो फिदा हो गए इस चमन के लिए। तो वास्तव में ये जो दिवस है कि किस तरह से हमने पहलगांव में अपनी उन बहनों के सिंदूर को गिरते हुए देखा है, तो मन अश्रु प्रवाहित होने लगता है। मन में वो पीड़ा, मन में वो दर्द, मन में वो जो कसक है, वो हमको रात दिन बेचैन करती है। लेकिन विधि का विधान जो भी कहिए, उस सबको हमको झेलना ही होता है और उसका हमको बदला भी लेना ही पड़ेगा। और बदला हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं, इसमें कहीं भी संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं। अभी अभिषेक भाई ने पूरा विस्तार से बताया ही हम लोगों को कि आज जो भारत एक विश्व के मानचित्र पर अपनी एक छाप जो छोड़ा है, उसने छोड़ी है जो, वो हमारे लिए बहुत प्रशंसनीय है। तो आज के इस दिन में हमारी जो बहनें बैठी हैं, उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सभी लोगों को आगे आना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और अपने अधिकारों की सुरक्षा करनी चाहिए। क्योंकि आज हम जिस पड़ाव पर खड़े हैं, जिस मंजिल पर हम खड़े हैं, वो मंजिल कोई हमें बहुत आसानी से मिल नहीं रही है। महिलाओं को जो मंजिल मिली है वो बहुत आसानी से नहीं मिली। उसके लिए हमने बहुत संघर्ष किए हैं, उसके लिए हमने बहुत अपना त्याग किया है महिलाओं ने। तो कभी भी जब महिलाओं की बात आती है तो मैं अपना एक शेर, मैडम आपने भी सुना होगा, मैं बहुत उसको कहती हूँ। तो आज मेरी बहनें बैठी हैं, मैं उसी शेर को दोबारा से दोहराऊंगी कि वो अपने उस त्याग को, अपने उस बलिदान को याद रखती है कि ये फूल मुझे अपनी विरासत में नहीं मिले, ये फूल मुझे अपनी विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। महिलाओं को जो मुकाम मिला है वो बहुत आसानी से नहीं मिला है। इसके लिए हमें बहुत सारे त्याग, बहुत सारे बलिदान, बहुत सारी मर्यादाएं और बहुत सारी सीमाओं को तोड़ना पड़ा है, और तब कहीं जाकर के हमको वो मंजिल प्राप्त हुई है। तो ये फूल मुझे अपनी विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटा भरा बिस्तर नहीं देखा। ये फूल मुझे अपनी विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। जब से चली हूँ मंजिल पे नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो निश्चित रूप से महिलाएं, सेना और छात्र, क्योंकि एक कड़ी है कि देश की सुरक्षा के लिए सेना हमेशा उपस्थित रहती है और परिवार की जिम्मेदारियां, नई पीढ़ी को जागरूक करना, देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना और पूरा देश की उस प्रगति में, उस लोकतंत्र में सहायक होना, ये महिलाओं ने भी प्रमाणित कर दिया है, साबित कर दिया है। और आज के छात्र जो हमारे देश के बिल्कुल जुड़ी हैं, और मैडम आरती शर्मा काफ़ी अच्छा प्रयास कर रही हैं, उनको मैं शुभकामनाएं दूंगी, वो दी गई हुई है और बहुत बहुत उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उनकी IAS प्रज्ञा अकेडमी है। वो जो एक घटना जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई, जो सिर्फ
इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये नीति बनाई और उन्होंने ये डेलीगेशन बनाया। डेलीगेशन बनाने के बाद उन्होंने विभिन्न देशों में 7 गुट बना करके 7 अलग अलग डेलीगेशन बनाकर, जिसमें हमारे को क्या दिखाता है, हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है, हमारे देश की जो एकता है, हमारे देश की जो यहाँ पे जनता के अंदर जो देश के प्रति जो प्यार है वो दिखाता है। जिसमें हमारे सांसद विभिन्न हमारी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, हमारे राजनयिक हैं जो पहले रह चुके हैं और अब भी हैं, वो अलग अलग दलों के लोग हैं, लेकिन हमारे देश के लोग हैं। एक चीज जो उनको बांधती है वो चीज क्या है, हमारा देश। तो आज हमारा देश विश्व में अपना वो स्थान प्राप्त कर चुका है। सिर्फ आज जरूरत किस चीज की, कि हम सब लोगों को एक होना, और आने वाले बहुत सारे वर्षों के लिए अभी हमें अपने देश में यहाँ पर ये मैं कहूँगी, आप इसको पॉलिटिकली कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन मेरे ख्याल से आप सभी मेरी इस बात से समर्थन करेंगे इस बात का कि जो हमारे देश को आज मान सम्मान मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमारे मोदी जी की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की वो बड़ी भूमिका के लिए हमें हमेशा उनके साथ रहना है। इसीलिए छोटे भाई अभिषेक भी ये बोल करके गए कि आप सब लोग जुड़े और उस पार्टी से जुड़े जिसने पूरे संसार को ये दिखाया है कि भारत एक ऐसा देश। मेरा विषय ऑपरेशन सिंधु पर बोलने का नहीं है, मेरा विषय नहीं है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। मेरा जो विषय है वो महिला सशक्तिकरण नाम से मुझे दिया गया है। मैं आप सभी सब महिलाओं से कुछ बातें ऐसी कहना चाहती हूँ, मेरे दिल में हमेशा आती है। मुझे लगा ऐसे कि ये महिला सशक्तिकरण का नारा कब से लगा। मेरी आयु 60 वर्ष से ऊपर है। मैंने तो अपने परिवार का मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, मेरे परिवार में मेरी मौसी हो, मामी हो, मेरी दादी नानी हो, मैंने अपने परिवार में किसी की प्रताड़ना होते नहीं देखा, अपने बड़ों में या अपने बराबर में, अपने परिवार में किसी में नहीं। अभी एक कोई बहन स्वाति है, उन्होंने एक छोटा सा मैसेज डाला है। मैं आप सभी महिलाओं से, आप सबसे पूछना चाहती हूँ, मातृशक्ति से, महिला शक्ति से, नारी शक्ति से, और महिला और नारी के लिए, स्त्री के लिए इतने सम्मानपूर्वक शब्द हैं हमारी भारतीय भाषा में कि उसके लिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है, औरत शब्द का प्रयोग कभी ना करें। बिल्कुल, औरत शब्द अरबी का है और उसका मीनिंग बहुत गंदा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप सभी महिला के लिए महिला बोले, नारी बोले, स्त्री बोले, बालिका बोले, कन्या बोले, पर अभी औरत शब्द का प्रयोग ना करें। उन्होंने बड़ा ये डाला है कि स्ट्रेच द राइट्स, स्ट्रेच व्हाटएवर यू हैव लॉस्ट टू देम किसको, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करा, तुम्हें पढ़ाया लिखाया नहीं, या तुम्हारे भाई को जो तुम्हें कभी स्कूल कॉलेज छोड़ने नहीं गया, उससे किसी राखी बनवाई, या पति तुम्हारा पति से अधिकार छीनना चाहते हो, तो पत्नी के भी तो कुछ अधिकार है, उन अधिकारों का तो सम्मान करो। आप पति, आप उस स्वतंत्रता से क्या चाहते हो, उस आजादी से आप क्या चाहते हो, उस बराबरी से क्या चाहते हो। मेरा कहना यह है कि आप पहले ही 70% हो। जो काम मैं कर सकती हूँ, मैं बाहर भी संभालती हूँ, मैं घर भी संभालती हूँ। हमारा सबसे बड़ा महिला का मेरे को क्या लगता है कि मातृत्व सुख किसको मिलता है, महिला को, पुरुष को तो नहीं मिलता वो सुख। मातृत्व सुख के साथ साथ आप अपने संतान को क्या बनाना चाहते हो, आपने उसको जन्म से पूर्व से क्या संस्कार दिए हैं, आपके बच्चे घर में क्या पोषण भोजन पा रहे हैं कि बच्चों को कुपोषित ना रहे। आपकी स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप घर से बाहर कदम रखें और आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाए। आपके जो धर्म है, जो पुरुष का भी धर्म है कि वो कमा के लाए, घर चलाए। एक मैंने आजकल और बात देखी है महिलाओं में जो बाहर काम करती है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, वो ये कहती है कि जो हम कमा रहे हैं वो तो हमारा पॉकेट मनी है और हमारा विवाह हुआ है तो घर तो ये चलाएगा, बच्चों का पालन पोषण के लिए सब करेगा, तो भाई उसमें भी बराबर की साझेदारी कर लो, उसमें भी बराबर खर्चा करा लो। आजकल तो एक वो बन गया स्प्लिट अकाउंट, भाई सब स्प्लिट अकाउंट बना लेते बच्चे और उसमें खर्चे करते रहते हैं और दोनों के लिए चले जाते हैं बराबर और अपने कुछ खास पर्सनल खर्चे हो गए अलग से कर लो। तो ये स्प्लिट अकाउंट का रिवाज चल गया। तो महिलाएं जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही है उसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों की परवाह ना करें, आप परिवार तोड़ लें, आप समाज को तोड़ें। फेमिनिज्म का मुझे सबसे ज्यादा दुख इसी बात का होता है कि जैसे सारी महिला शक्ति प्रताड़ित है जी घर में, बस घर में घुसते ही उनको मारपिटाई शुरू हो जाती है, घरेलू हिंसा हो जाती है, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से अत्याचारी हो रहे हैं समाज में। मुझे वो अत्याचार दिखाई तो देते हैं, वकील हूँ मैं, वकालत करती हूँ, ऐसा
पास नहीं आते, या और एक बात आपको और मैं बताना चाहती हूँ बीच में, ये जो प्रताड़ना का या घरेलू हिंसा का ये सब सिलसिला है, ये किसी एक तक सीमित नहीं है। विदेशों में भी उसकी ज्यादा है, भारतवर्ष से ज्यादा ही है। विदेशों में भी छोटी छोटी लड़कियों से शादी करके बच्चा हुआ, जिम्मेदारी उठा नहीं पाते हैं, काम करते नहीं, अर्निंग करते नहीं, सिंगल मदर पाल रही है अपने बच्चों को। तो क्या आप सिंगल मदर बनना चाहते हो कि हमें तो मेरे पति से बस प्रताड़ना मिल रही है, इस तरह की प्रताड़ना मिल रही है, उस बारे में विचार करना पड़ेगा। मैं माता जीजाबाई का उदाहरण आपको देना चाहती हूँ। 500 वर्ष पहले कौन सी स्त्री शक्ति नहीं थी? इतने नाम है, इतने नाम है, कोई भी नाम उठा के देख लीजिए। माता जीजाबाई ने अगर महाराजा शिवाजी जैसा पुत्र नहीं के लिए आकांक्षा नहीं की होती, उसे वैसे संस्कार नहीं दिए होते, तो आज महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज होते। महाराष्ट्र में और राजस्थान में हिंदू धर्म प्रचार होता। तो माता जीजाबाई बनने की कल्पना नहीं, ये क्या क्या अधिकार छीने, ये क्या क्या मतलब वो वर्ड्स मुझे एक्चुअली हर्ट कर रहे हैं। स्नैच अवे व्हाटएवर यू हैव लॉस्ट, व्हाट यू हैव लॉस्ट, आई वांट टू नो, क्या खो दिया आप लोगों ने जिसे आप छीनना चाहते हो, बराबरी चाहते हो। एक छोटी लड़की ने मेरी वेबिनार थी ऐसे महिला सशक्तिकरण में, तो उससे सवाल पूछा स्टूडेंट ने कि जी हम बराबरी, मैंने कहा तुम 50% को होना चाहती हो, तुम पहले 70% को, जो अभी मैंने बोला माँ तुम्हें बन सकती हो, जो महिला कर सकती है मल्टीटास्किंग, घर भी संभालेगी, बाहर भी संभालेगी, बच्चों को भी पालेगी, बच्चों के घर का ध्यान रखेगा। एक घर है स्त्री का, आप लोग विचार करिएगा इस विषय में, मैं डिटेल में नहीं बोलती। स्त्री धर्म क्या है, क्या है स्त्री धर्म? बचपन में हमसे क्या सोचते हैं हमारे माँ बाप कि भाई और ये सामने जो बैठी हुई है, ये कभी मुंसिपल लड़की है, मैंने देखा है मेरा जो प्रोग्राम होते हैं बिना इनके नहीं हो जाते। यहाँ पे नागरिक के लिए है, कोई समाज सेवा का भी है, कोई कल्चरल भी है, सबको जानता हूँ लोगों को। और सबसे खुश हुई इस प्रोग्राम की ये रही है, मैं आज के लिए धन्यवाद दूंगा कि यहाँ पर जो है हमारी युवा पीढ़ी जिसके ऊपर हमारा देश का देश बसा हुआ है, वो यहाँ विद्यमान है। तो यहाँ पर सिंदूर के बारे में और फिर सिंदूर के बारे में बहुत से चर्चा आए और आगे चले गए, तो आप काफी लंबा न हो, लेकिन मैं दो बातें यहाँ कहना चाहूँगा। फीमेल एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण, इसका मतलब क्या है? नारी सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत हम महिलाओं के अधिकार के बारे में बातें कर सकते हैं, अधिकार ले सकते हैं। इन सब लेने के लिए जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, ये नारी एम्पावरमेंट है, ह्यूमन एम्पावरमेंट है। जैसा आप सब जानते हैं, हम यहाँ पर वंश के रोगी होंगे, हम देश, हमारा जो देश है अभी चौथा आर्थिक विकास हो गया। चौथे नंबर का हम है। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि चौथे नंबर पर हम इस आधार पर हुए कि हमारे देश की जो